हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। माय नेम इज रितेश। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज का डेट जो है वो है 19/4/2023। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 19/4/2023 आज का डेट है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग केवल क्वेश्चन लिखकर छोड़ दिए थे और इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये सवाल था कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। अब अगर आप लोग मेरा लाइन बाय लाइन या लेक्चर बाय लेक्चर अगर नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ लेक्चर बाय लेक्चर देखो। लेक्चर 1 2 3 ऐसे करके लाइन बाय लाइन देखोगे तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है। मैं जितना पढ़ाऊँ आपको पढ़ना है और उतना से ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम कवर हो जाएगा और आप लोग उसी में फोड़ लाओगे। उसी में आप लोग 80%, 90%, 95% तक स्कोर कर सकते हो। ठीक ना। मैं जो भी पढ़ाऊँ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। उन सारे क्वेश्चंस को कवर करो क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाऊँगा। सारे कोचिंग मिलाकर उतना नहीं पढ़ा सकते जितना मैं पढ़ाऊँगा। मैं सारे एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। मैं सब कुछ कवर करूँगा और एक एक बात आपको बताऊँगा, एक एक बात सिखाऊँगा और सिखा रहा हूँ पिछले दो चैप्टर से। अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है धातु एवं अधातु। पिछले 2 चैप्टर से ये मतलब जो मैं सिखाया है शायद ही ऐसा कोई बताया। ओके, और मैंने सबसे आसान भाषा का उपयोग किया है आपके बताने के लिए। सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने सारे टॉपिक्स को लिखवाया है। जो भी सवाल लिया है वो सब मैंने आसान भाषा में आपको लिखवाया है, मैंने खुद लिखवाया। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हम लोग समझते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों का गुण दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों का, उसके बाद गुण छोड़ दिया है, बट कोई बात नहीं, आप लोग उसको लिख लेंगे। वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों का गुण दिखाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक ना। जैसे में ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, कॉमा उसके बाद Al2O3 है। ZnO एक क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 क्या है? तो ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इस तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, ऑक्साइड कहने का मतलब लास्ट में ऑक्सीजन आएगा ही आएगा। ऑक्साइड कहने का मतलब ये है कि लास्ट में ऑक्सीजन आएगा ही आएगा और इन दोनों एग्जाम्पल्स में लास्ट में ऑक्सीजन है। ZnO यानी कि लास्ट में ऑक्सीजन और यहाँ पर Al2O3 लास्ट में ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक क्या है? ऑक्साइड है, धातुओं का ऑक्साइड है। ZnO यानी कि जिंक और ऑक्सीजन लगा हुआ है, धातुओं का ऑक्साइड बन रहा है। तो वैसे ऑक्साइड जो क्षार तथा अम्ल दोनों का गुण निभाते हैं या दोनों का गुण दिखाते हैं उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक ना। तो एक और बात मैं इसके पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। अगर इसको हम लोग जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, अगर हम लोग इसको अम्ल में डालेंगे तो ये क्षार बन जाएगा और अगर हम लोग इसको क्षार में डालते हैं तो ये अम्ल बन जाएगा। ठीक ना। दोनों का गुण दिखाएगा, वही सेम टू सेम वही चीज़। अगर अम्ल में डालेंगे तो क्षार बनेगा और क्षार में डालेंगे तो अम्ल बन जाएगा। ऐसा ये होता है इसमें। ओके, और उल्टा काम करता है ये। अगर आप लोग क्षार में डालो तो उल्टा सेम उसका उल्टा काम करेगा, अम्ल बन जाएगा। और अगर अम्ल में डाल रहे हो तो उल्टा उसके क्षार हो जाएगा। ये इसका गुण है। ठीक ना। तो आगे हम लोग उसी को देखेंगे अगले स्लाइड पर। तो हम लोग आगे आ गए हैं और अभी देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करे या क्षार से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा तो वो लवण और जल ही बनाएगा। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है लवण तथा जल बनाता है। ठीक ना। लवण तथा, जब भी लवण बनेगा, कभी भी अम्ल और क्षार के मिलने से जब भी लवण बनेगा तो उसके साथ साथ जल भी बनता है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, उसके साथ साथ जल भी बनता है हमेशा, हमेशा। ठीक ना, हमेशा जल बनता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लवण प्लस जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक बार मैंने उभयधर्मी ऑक्साइड को अम्ल में डाला, देन उसके बाद मैंने सेम वही उभयधर्मी ऑक्साइड को एक बार क्षार में डाला और एक बार वो अम्ल की तरह काम किया और एक बार वो एक क्षार की तरह काम किया। देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल में है कि ZnO यानी कि ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद मैंने HCl लिया है। HCl एक अम्ल है
तो यहाँ पर ZnO कैसे काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, क्षार की तरह। और क्या बना रहा है, ZnCl2 यानी कि एक लवण बन रहा है, ठीक ना, जिंक क्लोराइड। और उसके बाद जल भी बन रहा है H2O। ओके, तो HCl तो अम्ल है, वो तो बदल नहीं सकता है। तो ZnO है वो क्या हो जा रहा है, क्षार बन जा रहा है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना रहा है, लवण प्लस जल बनता है, ये मैंने पीछे के लेक्चर में बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद देखो यहाँ पे है ZnO प्लस, अगला एग्जाम्पल ZnO प्लस NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि सबसे खतरनाक क्षार होता है। इसका pH मान 14 होता है, 14। तो ZnO यहाँ पे क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक ना। अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि ये अम्ल बनेगा कि क्षार बनेगा। तो NaOH क्या है, क्षार है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर लवण प्लस जल बनाएंगे। देखो यहाँ पे जो बना है NaZnO2 यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड, कुछ ऐसे करके बना है, सोडियम जिंक ऑक्साइड कुछ इसका नाम होगा, ठीक ना। NaZnO2 ये क्या है, एक लवण है, और साथ साथ में H2O बना है, ठीक ना, H2O, तो लवण प्लस जल बना है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो उभयधर्मी ऑक्साइड है उससे हम लोग अम्ल मिला रहे हैं या क्षार मिला रहे हैं। जिसमें मिलाएंगे उसके विपरीत यानी कि उल्टा, जस्ट रेसिप्रोकल काम करेगा उसका, ठीक ना, रेसिप्रोकल कहने का मतलब है उल्टा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड यदि अम्ल में डाला जाता है तो क्षार बन जाता है, और क्षार में डाला जाता है तो अम्ल बन जाता है, जो कि मैंने अभी बता दिया ऊपर। ओके, अब आगे देखो, आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं, आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं। तो किसी धातु का वह गुण जिससे धातु को पीटने पर फैलता है उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। ये देखो, आघातवर्ध्यता एक गुण है, एक प्रकार का क्या होता है, गुण है। वो किसी भी धातु का एक गुण है जिसके कारण अगर किसी भी धातु को अगर पीटेंगे तो फैलेगा, ना कि वो टूट जाएगा, ठीक ना। भंगुर नहीं होता है, धातु भंगुर नहीं होता है। वो अब अधातु होती है, अधातु को अगर पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अधातु को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन धातु को पीटेंगे ना तो वो फैलेगा। जैसे लोहा को पीटेंगे तो वो क्या होगा, फैलता। कोई भी अधातु को पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे पत्थर, अगर पत्थर क्या है, अधातु है, उसको हम लोग पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, धूर हो जाएगा, ठीक ना, भंगुर होता है। उसके बाद मैंने लिखा है कि तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता। तो किसी धातु का वह गुण जिससे धातु को खींचने पर तार बनाया जा सके, खींचने पर तार बनाया जा सके उसे तन्यता कहते हैं। या फिर जिसके कारण अगर हम लोग किसी भी धातु को खींचते हैं तो वो लचता है या वो टूटता नहीं है, उसका तार बनाया जा सके, उस गुण को हम लोग, किसी भी धातु का वह गुण जिसके कारण किसी भी धातु को तार बनाया जा सके उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। तन्यता पारा में नहीं होता है क्योंकि वो तो लिक्विड स्टेट में रहता है ना, वो द्रव अवस्था में रहता है। आगे बढ़ते हैं, उस धातु का नाम बताए जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो, ये सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। मैंने सेम एक और क्वेश्चन आपको पीछे के लेक्चर में करवाया है कि उस धातु का नाम बताए जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है, सर्वोत्तम चालक है, सर्वोत्तम मैंने सबसे अच्छा चालक है, तो वहीं चांदी ही होगा। और ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक चांदी ही है। ओके, जो सौर प्लेट हम लोग के घर में लगा रहता है ना, उसमें देखोगे आप लोग उजर लाइन बना होता है या फिर कुछ उजर लगा रहता है उसमें सौर प्लेट के अंदर, वो क्या होता है, वो चांदी होता है, क्योंकि वो बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। और बिजली का सबसे अच्छा ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक होता है। इसीलिए हम लोग सौर प्लेट में चांदी का उपयोग करते हैं, चांदी। और इसीलिए शायद सौर प्लेट महंगा भी आता है, ठीक ना, महंगा आता है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, उस धातु का नाम बताए जो ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है। ऊष्मा का सबसे खराब होना चाहिए, ऊष्मा खराब चालक होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। उस धातु का नाम बताए जो ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है, तो ये होगा सीसा, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको लेड। ओके, सीसा यानी कि लेड, ये भी एक तरह का धातु ही है, ठीक ना, एक तरह का धातु ही है। सबसे भारी धातु का नाम बताए, सबसे भारी धातु का नाम बताना है। तो सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक ना, यूरेनियम। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है और बिजली बनाने में किया जाता है, ठीक ना, बिजली बनाने में यूरेनियम का, क्योंकि इससे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। और यूरेनियम क्या है, एक तरह का धातु ही है, यूरेनियम क्या है, धातु है। ओके, इसको जलाकर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 91 होता है, संकेत इसका UR होता है। संकेत क्या होता है, UR। आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्का धातु का नाम बताएं।
सबसे हल्की धातु जिसका परमाणु संख्या होता है 3, जिसका संकेत होता है Li, लिथियम, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जिस तत्व के बाहरी नोट्स में मैंने 4 नोट्स लिखवाए थे वो आपको बताता हूँ। इसको मैंने पीछे के लेक्चर में भी ऑलरेडी कवर कर दिया है, पर फिर भी मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। धातु का देखो एग्जैक्ट, करेक्ट और राइट डेफिनेशन यही होता है। ये कभी भी कटता नहीं है, कभी भी काम, मतलब हमेशा काम करता है ये, कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। ठीक ना, धातु कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाया, बट कोई बात नहीं, हम लोग कल के लेक्चर जो होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, या किस तत्व का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये सारे जो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे 20 अप्रैल को। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जिस तत्व के, ये सिंपल सा, बस इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं। ठीक ना, कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। अब ये आप लोग सवाल होगा कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि किस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कि 3, 4, 5 ऐसे कुछ कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसके लिए मैं कल आपको ट्रिक बताऊँगा, कल आपको इसको समझाऊँगा। ठीक है ना, कल का लेक्चर का वेट करिए, अगला लेक्चर आपको इंतज़ार करिए, हम लोग 20 अप्रैल को उसका सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए वेट करिए, बस इस नोट्स को लिख लीजिए। ठीक ना, और समझ भी लीजिए कि अगर 1, 2, 3 रहता है तो वो धातु होता है। ठीक ना, और अगर 4 होता है तो वो उपधातु होता है। और तीसरा नोट्स पढ़ते हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। अगर बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको जब मैं बता दूंगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन कितने कैसे हो रहे हैं। तो मैं आपको कल बताऊँगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना है। ठीक ना, तो आगे देखो। जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय तत्व कहते हैं या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे लिख छोड़ दिया थोड़ा सा कि निष्क्रिय तत्व कहते हैं। कोई भी तत्व हो, उसके बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सिंपल सा ये एक रूल है नियम का, कि उसके बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 8 तक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा ये रूल है, रूल नहीं हो सकते हैं, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सवाल यहाँ पे है। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यही यहाँ पे वो छोड़ दिया थोड़ा सा, बट आप लोग अच्छे से लिखना कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय गैस कितने होते हैं और उनके नाम लिखें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछता है। 10वां का एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें पूछता है कि एक निष्क्रिय गैस का नाम बताए, उसका परमाणु संख्या लिखे या फिर उसका संकेत लिखे। इस तरह से पूछ सकता है आपको। ठीक ना, तो निष्क्रिय गैस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। निष्क्रिय गैस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। निष्क्रिय गैस का 3 नाम है। ठीक ना, 4 नाम है ऐसे, तो चारों नाम बताता हूँ आपको। निष्क्रिय गैस का एक नाम है अक्रिय गैस, नोबेल गैस और इनर्ट गैस। ठीक ना, इनर्ट गैस, INERT, इनर्ट गैस। निष्क्रिय गैस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ओके, यानी कि जिसके लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, या लास्ट कक्षा पूरी तरह से भरा होता है उसे हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक ना, निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो 6 का नाम जान लीजिए। पहला है हीलियम, He, परमाणु संख्या 2। दूसरा है नियॉन, Ne, परमाणु संख्या 10। आर्गन, Ar 18। क्रिप्टॉन, Kr 36। जेनॉन, Xe 54। रेडॉन, Rn 86। ठीक ना, तो ये 6 जो टोटल है वही। देखो हीलियम उसका नाम है, उसका संकेत है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे परमाणु संख्या है। यही 6 ही क्या है, नोबेल गैसेज है, नोबेल गैसेज यानी कि निष्क्रिय गैसें है। इसमें से एक न एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, याद रखना है।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक ना, एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक ना, रेडॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक जैसे सवाल पूछता है आपके परीक्षा में कि निम्न में निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबेल गैस कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला है जेनॉन, तो ये एक नोबेल गैस है। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन, ये नहीं है। तीसरा पढ़ेंगे क्रिप्टॉन, ये भी नोबेल गैस है, यानी कि निष्क्रिय गैस है। तो हम लोग चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे, चौथा में है ए तथा सी दोनों, तो हम लोग इस पर टिक लगा देंगे, ए तथा सी दोनों। आगे बढ़ेंगे, निष्क्रिय गैस को कितने नामों से जाना जाता है? निष्क्रिय गैस को कितने नामों से जाना जाता है? निष्क्रिय गैस को टोटल 4 नामों से जाना जाता है। निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अगला लेक्चर में नहीं, कुछ और बता देता हूँ। अभी 16 मिनट ही हुए हैं, तो कुछ और बता देता हूँ आपको। ठीक ना, तो आगे का सवाल है, खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? जिसे ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? ज़मीन के अंदर से जो निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। और खनिज देखो, खनिज उसी को कहेंगे जो थोड़ी गहराई से निकाल जाती है। ठीक ना, ज़मीन के अंदर में ये नहीं कि एक हाथ अंदर से आलू निकाल लिए। आलू भी क्या होता है, कोड़ कर निकाल जाता है, कोड़ा जाता है, ज़मीन के अंदर ही आलू होता है। तो उसको हम लोग खनिज नहीं कहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपरी भाग में ही होते हैं, मतलब थोड़ी ही गहराई में होती है। एक हाथ 2 हाथ नीचे होती है, एक हाथ भी नहीं होता है, बहुत कम होता है, एक बीता नीचे होती है। तो जब धरती के बहुत नीचे अंदर गहराई में से ठोस पदार्थ निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। कोयला धरती के अंदर से निकला जाता है, ठीक ना, जितनी गहराई से कोयला निकल जाता है उतना ही गहराई पर अगर कोई भी ठोस पदार्थ निकाला जाए तो उसे हम लोग खनिज बोलेंगे। खनिज खोद कर निकाला जाता है ना, खोद कर ही निकाला जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज बोलते हैं। खनिज, ठोस। खनिज कैसा होता है? ठोस पदार्थ होता है। जल भी थोड़ा अंदर से ही आता है, बट जल को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक ना, जल को हम लोग नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक द्रव अवस्था में है, वो खनिज नहीं होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं कि खनिज ठोस अवस्था में रहता है। खनिज कैसा अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। तो वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। मतलब जिस खनिज से धातु प्राप्त किया जाए उसे हम लोग अयस्क कहेंगे। खनिज तो बहुत सारे हैं, कोयला भी खनिज है, परंतु हम लोग कोयला से धातु नहीं प्राप्त करते हैं, तो कोयला अयस्क नहीं होगा। ठीक ना, कोयला क्या होगा? अयस्क नहीं होगा। जिस खनिज से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, चाहे कोई सा भी धातु हो, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, जो भी कोई भी हो, कोई भी अगर धातु प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। ओके, जैसे में हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट, बॉक्साइट भी एक अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? ये भी है लोहा का, बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्साइड अयस्क, दूसरा सल्फाइड अयस्क, तीसरा कार्बोनेट अयस्क, चौथा हैलाइट अयस्क। ठीक ना, हैलाइट अयस्क, हैलाइट अयस्क। खनिज तथा अयस्क के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगले क्लास में इसको समझेंगे। ठीक ना, खनिज तथा अयस्क के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। टोटल 5 अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे। साथ में ही अगले क्लास में हम लोग पहले इसका अंतर लिखेंगे। ठीक ना, अंतर लिखने के बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे और समझेंगे कि कोई तत्व धातु कैसे होता है, उप धातु कैसे होता है, अधातु कैसे होता है, तथा निष्क्रिय गैस कैसे होता है। अगले लेक्चर का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।